हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप एग्जाम से पहले एक बार सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता क्या होता है, उसके बाद में बात करेंगे नॉर्मलता क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कि मोलरता या मोललता क्या होता है, और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम राउल्ट का नियम क्या होता है। दोस्तों, मैं सभी को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है मोलरता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोलरता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दोस्तों, आपको सिंपल सा याद रखना है कि जब 1 लीटर के विलेन में कोई एक लीटर का विलेन हो, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई 1 लीटर का मान लीजिए, ये 1 लीटर कोई विलेन है, इसमें दोस्तों विलय के मोलों की संख्या जितनी होगी उन्हीं को हम मोलरता कहते हैं। अब दोस्तों, मोलरता को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे लीटर है तो विलेन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। ठीक है दोस्तों, विलय के मोलों की संख्या को लिखते हैं एन से, तो हो जाएगा N2। ठीक है, क्यों दोस्तों N2 हुआ, N1 क्यों नहीं हुआ है? तो दोस्तों विलायक को हम लिखेंगे 1 और विलय को लिखेंगे 2, तो ये विलय है तो विलय को लिखेंगे N2। ठीक है, और विलेन का आयतन, आयतन यानी कि वैल्यूम, तो यहाँ लिखेंगे बी फॉर क्या होता है? वैल्यूम यानी कि आयतन लीटर में। अब दोस्तों ये लीटर में है, जब 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा मिलीलीटर में, तो W बराबर हो जाएगा N2 बराबर क्या होता है? N2 बराबर होता है W2 अपान M2, तो N2 बराबर लिखेंगे W2 अपान M2 गुणे, ये B तो नीचे रहेगा, मिलीलीटर में होगा तो 1000 से गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यही होता है मोलरता। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोलरता को समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, यानी कि दोस्तों यम बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में होगा, क्योंकि यहाँ लीटर है। अब इसको लिखते हैं N2 से, तो N2 बराबर होता है W2 अपान M2, तो हो जाएगा W2 अपान M2 1000 गुणे B मिलीलीटर में। दोस्तों, ये है मोलरता का सूत्र। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो अगला है नॉर्मलता। अब दोस्तों 1 लीटर विलेन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। दोस्तों, मोलरता और नॉर्मलता दोनों सेम है। यहाँ पर क्या था? 1 लीटर विलेन में उपस्थित, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, बस केवल इतना चेंज है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जब बात होगी तो मोलरता होगा, 1 लीटर विलेन में उपस्थित जब ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी तो नॉर्मलता कहलाएगी। अब दोस्तों सेम रहेगा, इसे लिखते हैं यन से नॉर्मलता हो जाएगा। तो विलय तुल्यांकों की संख्या, वहाँ क्या था? मोलों की संख्या, तो हो जाएगा विलय तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन, किसमें रहेगा? लीटर में। सेम वही प्रोसेस, जन बराबर W2 अपान E2 इंटू 1000 अपान B मिलीलीटर में। दोस्तों यहाँ पर M2 था क्योंकि यहाँ पर मोल था, और यहाँ पर क्या E2 है क्योंकि यहाँ पर ग्राम तुल्यांक है। बस दोस्तों कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में, केवल यहाँ पर M2 यहाँ पर E2 है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, नॉर्मलता और मोलरता में एक छोटा संबंध याद रखिएगा, n बराबर होता है x इंटू यम। यक्स क्या दोस्तों? यक्स जो है प्रतिशत का मान है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप मोलरता को एवं नॉर्मलता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों आगे लिखा एक नोट है, फार्मलता एवं नॉर्मलता समान है। अगर दोस्तों फार्मलता की बात आएगी, वो क्या होता है? एकदम सेम होता है नॉर्मलता के। अब बात करेंगे मोललता, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर मोलर था, मोलर वहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर क्या है? मोललता है। तो 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। दोस्तों वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था 1 लीटर में उपस्थित। जब बात होगी 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या की, तो वहाँ पर क्या होगा? जब लीटर की बात आएगी तो मोललता क्या होगा? मोलरता होगा। जब किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या बात होगी तो यहाँ पर मोललता आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम रहेगा।
इसे लिखते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का भार। यहाँ पर भार होगा, वहाँ पर आयतन था, आयतन वहाँ पर क्यों था, क्योंकि वहाँ लीटर था, यहाँ पर किलोग्राम है, तो भार हो जाएगा। वही सेम स्मॉल एम बराबर W2/m2 इंटू 1000 बटे W1। दोस्तों यहाँ पर W1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या भार है, वेट यहाँ पर है, वेट, W फॉर वेट। वहाँ पर वैल्यूम था इसलिए वहाँ पर आयतन था इसलिए वहाँ पर वैल्यूम लिखा था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारा एक अगला क्वेश्चन है मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है किसी विलयन में उपस्थित एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, यानी कोई विलयन है उसमें उपस्थित एक घटक हो तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या को हम मोल अंश कहते हैं। दोस्तों मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहा जाता है। तो किसी विलयन में, कोई भी विलयन हो उसमें उपस्थित एक घटक हो बटे विलय और विलायक के दोनों, यानी दोनों घटकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। x1 बराबर हो जाएगा दोस्तों एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक है तो n1 हो जाएगा, दोनों n1 प्लस n2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है मोल अंश या मोल प्रभाज, यानी एक घटक बटे कुल घटक के मोलों की संख्या को हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब बात करेंगे राउल्ट का नियम एवं उनकी सीमाएं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 मार्च को आपका पेपर है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी क्वेश्चन को एक बार बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो दोस्तों किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई विलयन है, तो किसी विलयन के वाष्पदाब, कोई विलयन है उसका जो वाष्पदाब है उसका आपेक्षिक जो अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही होता है राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल सा केवल याद रखना है कि आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के जब बराबर होता है तो उसी को हम राउल्ट का नियम कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन क्या रहेगा, तो P1 माइनस P2/P1 यह आपेक्षिक अवनमन है। और मोल प्रभाज क्या अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, N1 बटे N1 प्लस N2। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों राउल्ट के नियम का ठीक है जो सूत्र है, फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, P1 माइनस P2/P1 बराबर N1 बटे N1 प्लस N2, जहाँ P1 और P2 विलायक एवं विलयन के वाष्पदाब हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों राउल्ट के नियम का पहला सीमा है, यह नियम जो होता है ना तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, यानी कि जो राउल्ट का नियम होता है वह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जो दोस्तों गाढ़े होते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। सांद्र माने क्या होता है, गाढ़ा, तनु माने पतला, तो केवल जो पतले विलयन होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हीं पर दोस्तों राउल्ट का नियम लागू होता है, और दोस्तों सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। अगला दोस्तों, यह केवल आवासशील विलयनों पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राउल्ट का जो नियम होता है वह केवल आवासशील विलयनों पर लागू होता है, वाष्पशील विलयनों पर लागू नहीं होता है। और दोस्तों थर्ड सीमा है इसका, वैद्युत अपघट्टों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। यह केवल आवासशील विलयनों पर लागू होता है, वाष्पशील विलयनों पर लागू नहीं होता है, और वैद्युत अपघट्टों पर राउल्ट का नियम का लागू नहीं होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप राउल्ट का नियम एवं उनकी सीमाएं सभी को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं लिया दोस्तों तो आप एक बार वीडियो को जरूर कर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी क्वेश्चन को एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों एक बार आप और अच्छे से देख लीजिएगा, या आप लिख कर भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 4 मार्च को पेपर है, तो इसीलिए दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन करके आपको आना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बार मैं फिर से आप शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मोल प्रभाज मोलंस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मोलरता मोललता, ठीक है दोस्तों, मोललता यहाँ पर है। और दोस्तों उसके बाद तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।